दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी क्लासेस को। यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 10 विज्ञान के पाठ 2 का यहाँ बातचीत करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। यहाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इंग्लिश में है। यहाँ देख सकते हैं, यदि आप इसके पहले वाले चैप्टर को विद्युत धारा को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या केमिस्ट्री के आप नहीं देखे हैं तो केमिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसको आप जाकर वहां से प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में विद्युत ऊर्जा, पहला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। इसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, कोई चालक है उसमें जब हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक मतलब कोई लाइट भेजते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए यह तार है, यह तार के सिरे हैं दो। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भेजते हैं, जब गति कराते हैं तो यह यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन में कितना ऊर्जा खर्च हुई है, वही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यहाँ देख लीजिए, यदि किसी चालक में विभवांतर V वोल्ट हो तथा Q कूलाम के आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो ले जाने में किया गया कार्य W जूल हो, क्या हो, W जूल हो। यहाँ देख लीजिए, एक बिंदु यहाँ A, एक बिंदु यहाँ B। यह Q जो है वह आवेश है, इलेक्ट्रॉन है। इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो W मतलब किया गया कार्य जो खर्च हो रहा है, करने में जो कार्य खर्च होगा वही विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। आई होप आप विद्युत ऊर्जा को समझ चुके होंगे। यहाँ देख लीजिए व्यय ऊर्जा जो होती है, यहाँ देख लीजिए विद्युत ऊर्जा कहिए चाहे व्यय ऊर्जा कहिए, बात बरोबर है। यहाँ देख लीजिए व्यय ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर Q इंटू V इंटू Q होता है। यहाँ देख लीजिए विभवांतर और आवेश के गुणनफल को व्यय ऊर्जा कहते हैं। इस तरफ भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा। देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, आपको हम इसका सूत्र बता दे रहे हैं। इसको डिटेल में आप जानने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि डिटेल वाला भूल जाएगा आपको। लेकिन ये जो सूत्र बता रहे हैं उसको आप आसानी से रट सकते हैं। उसको रट लेंगे तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप रट कर उसको लिख सकते हैं। वो सिंपल होता है, 1 2 4 बार पढ़ लेंगे आप तो आपको रट जाएगा। उसको आप पढ़ लीजिए, हम बता रहे हैं, अभी आपको नेक्स्ट पेज में दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह W जो है यहाँ व्यय ऊर्जा है। W क्या है? व्यय ऊर्जा है। व्यय ऊर्जा है। W जो है व्यय ऊर्जा है। व्यय ऊर्जा को W से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ देख लीजिए, जब भी आपको व्यय ऊर्जा का निकालने के लिए यदि आपको विभवांतर और यह आवेश दिया हो तो यह वाला फार्मूला लगाएंगे। यदि आपको धारा दिया है, विभवांतर दिया और समय तीनों दिया है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो व्यय ऊर्जा निकल जाएगा। यदि आपको धारा और प्रतिरोध और समय दिया है, तीनों दिया है, तो यह वाला फार्मूला लगा देंगे, यह वाला, तो भी आपका हो जाएगा व्यय ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा, आपका निकल जाएगा व्यय ऊर्जा। यदि आपका दे दिया, प्रतिरोध दे दिया, समय दे दिया और विभवांतर दे दिया, तब भी आपका व्यय ऊर्जा निकल जाएगा। इसे आप रट लो, इसे एकदम बारीकी से रट लो, क्योंकि इसमें न्यूमरिकल देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपसे कह दिया जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है तो कैसे होता है, इसे सिद्ध कीजिए कह दिया जाए तो आपको यही फार्मूला लगाना है। देख लीजिए, इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। W बराबर E.V, यानी कि इलेक्ट्रॉन और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है कौन? तो व्यय विद्युत ऊर्जा। इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूला से निकल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इसी को सिद्ध करना। यहाँ देख लीजिए, जो व्यय विद्युत ऊर्जा है वह कितना है? तो 1 है। यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। और जो विभवांतर, जब व्यय विद्युत ऊर्जा 1 रहेगा, आप इससे पीछे वाले पेज में देखें, जब व्यय विद्युत ऊर्जा 1 रहेगा तो विभवांतर भी 1 होगा, क्योंकि व्यय विद्युत ऊर्जा जो क्या होती है? विभवांतर के बराबर होती है। इसे ध्यान दीजिएगा।
इसलिए इसका हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप देख सकते हैं। इसके बराबर हो गया 1.6 × 10 का, जब इसमें इसका गुणा होगा तो इतना ही प्राप्त होगा। इसी को जूल में जूल लिख देंगे, क्योंकि यहाँ यदि हम 4.2 लगा देंगे तो यह कैलोरी में हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम इसे लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा, यह जूल में ऐसे रहेगा। इसे आप देख सकते हैं। अभी वो कैलोरी वाला आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, इसे आप समझ लीजिए। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह दीर्घ उत्तरी में पूछा है। यदि आप पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। जो भी आएगा इसी वीडियो में से आएगा। इस वीडियो से अलग कुछ आने वाला नहीं है। ये नहीं कि कोई अलग चैप्टर होगा तो कोई दूसरा चैप्टर होगा। इसी चैप्टर से सब आने वाला है, इसी वीडियो से आने वाला है। इस चैप्टर से जो भी आएगा इसी वीडियो से आएगा। यहाँ देख लीजिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसमें यदि आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम आपका 10 नंबर 15 नंबर कंप्लीट है, समझिए पक्का है एकदम। बोर्ड परीक्षा में या स्कूल परीक्षा में भी इसमें से पूछा जाता है। यहाँ देख लीजिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव के कारण किसी चालक में ताप में वृद्धि की घटना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के जो विद्युत धारा होता है उसका प्रभाव के कारण, जो प्रभाव होता है उसी के कारण किसी कोई चालक मतलब किसी में इलेक्ट्रिक बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, उसमें ताप में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि, यदि उसका ताप में वृद्धि घटा देते हैं तो विद्युत धारा का वह तापीय प्रभाव कहलाता है। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। जो चालक होती है उसमें चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, जो चालक होती है उसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न हुई है उसी का माप बताना है। यहाँ देख लीजिए। माना कि किसी चालक का प्रतिरोध R ओम है तथा उसके सिरों के विभवांतर V वोल्ट है। यदि चालक में 1 एम्पीयर की धारा 20 सेकेंड के लिए प्रभावित की जाती है तो चालक में व्यय ऊर्जा W बराबर VI थी, मतलब विभवांतर और धारा और समय के गुणनफल और जूल बराबर 1 एम्पीयर है। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं। तब W बराबर VIT, ये सब गुणा में, डॉट का मतलब देख लीजिए दोस्तों गुणा होता है। यहाँ देख लीजिए जूल बराबर 1 एम्पीयर, जो एम्पीयर दिया है वह 1 एम्पीयर दिया है, जो जूल है वह 1 एम्पीयर के बराबर है। यदि ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो ऊर्जा है वह ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो W है वह H के रूप में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तथा ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। जो ऊष्मा की माप किस में होती है, तो जूल में होती है। पहले जूल में होती है, फिर इसको चेंज करके जब ऊर्जा में आएगी तो यह कैलोरी में हो जाएगी। देख लो दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। जब W में रहेगी तो इसका मात्रक जूल में रहेगा, और जब ऊष्मा में आ जाएगी तो उसमें इसका मात्रक कैलोरी में हो जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला बात है, यह बहुत ही स्टूडेंट को कन्फ्यूज कर देता है। यहाँ देख लीजिए, अतः 1 कैलोरी में 1.4 जूल होता है। कितना होता है? 1.4 जूल होता है। यहाँ देख लीजिए 4.2 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी। यही बात है, इसको पलट कर लिख दिया गया है, इसे समझ सकते हैं आप। 1 जूल बराबर होगा 1/4.2 कैलोरी। इसे देख सकते हैं। जब इसको यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, इसको जब 1 को 4.2 को इधर भेजेंगे तो 1 आ जाएगा ऊपर। देख लीजिए यहाँ 1 आ जाएगा ऊपर, इधर आएगा तो 4.2 नीचे आ जाएगा। इसे आप समझ चुके होंगे। तब W जूल बराबर क्या होगा, तो W/4.2 कैलोरी होगा। इस चालक में T समय में उत्पन्न ऊष्मा, देख लीजिए ऊष्मा को H से प्रदर्शित किया जाता है, ऊर्जा को W से। इसे देख लीजिए तो जो होता है तो इसका W बराबर 4.2, यह समीकरण 1 बन गया। इस प्रकार ये क्या है, इस प्रकार आई होप आप समझ चुके होंगे। इस पेज को हम नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलते हैं, वहाँ आपको बारीकी से और बताते हैं। देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए यहाँ
विभवांतर व धारा के पदों में ऊष्मा। विभवांतर व धारा के पदों में ऊष्मा कैसे निकाला जाएगा? यदि मान लीजिए विभवांतर और धारा दे दिया है तो आपको ऊष्मा निकालना है, तो कैसे निकलेगा उसी को यहाँ हम जानने वाले हैं। हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, यहाँ देख लीजिए। व्यय ऊर्जा जो होता है डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और ऊर्जा को हम VIT ऊर्जा वाला, तो आप ये रट चुके होंगे सूत्र, उसी को यहाँ लिखना है। जो व्यय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? W बराबर VIT होता है। इस तब समीकरण 2 से यहाँ देख लीजिए, समीकरण 2 का मान इसी समीकरण में रखने पर, जो समीकरण 2 का मान है वो इसी समीकरण में रखा जाएगा। तो देख लीजिए क्या है, H बराबर W/4.2 है। और यदि इसी का मान, इतना ही मान हम इसमें बैठा देंगे तो आ जाएगा कैलोरी में। इसे देख लीजिए, H बराबर VIT/4.2। यह क्या है? ऊर्जा देख लीजिए, V जो है इसके बराबर है, तो यह रहे चाहे यह रहे, बात बराबर। तो यहाँ W है तो W के जगह हम यह लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ लिख दिए हैं, और इसी प्रकार यह सूत्र बनकर तैयार हो गया। H बराबर अर्थात ऊष्मा बराबर VIT बटे मतलब विभवांतर गुणे धारा गुणे समय बटे 4.2, या कैलोरी में आ गया, कैलोरी में। यह देख लीजिए दोस्तों, यह कैलोरी में चेंज हो गया। यहाँ देख लीजिए, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा। जो विभवांतर दे दिया, प्रतिरोध भी आपको दे दिया है, तब ऊष्मा आप कैसे निकाल सकते हैं, उसका सूत्र आप यहाँ निकालना सीखिए। चूँकि हम जानते हैं कि व्यय ऊर्जा, यहाँ पर भी व्यय ऊर्जा का दूसरा सूत्र लगाएंगे, W बराबर V²T/R, इसे आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 है उसमें रखने पर समीकरण 4 देख लीजिए, यह समीकरण 1 का मान है, देख लीजिए यही है, H बराबर W/4/2। तो इसका मान जब रखेंगे तब देख लीजिए, यहाँ V²T/R है, जब यह रहेगा नीचे आ जाएगा 4.2। इस प्रकार ये दूसरा सूत्र आपका बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार यदि प्रतिरोध दे दिया आपको, अब विभवांतर दे दिया, तो आप ऊष्मा निकाल सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, विद्युत धारा और प्रतिरोध को पदों में, जो विद्युत धारा दे दिया मतलब धारा I दे दिया और प्रतिरोध R दे दिया, तब हमको ऊष्मा H निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ देख लीजिए, हम जानते हैं कि व्यय ऊर्जा W बराबर I²RT से। तो यहाँ जब H बराबर W/4.2 कैलोरी को जब इतना मान इतने रखेंगे, अर्थात इसमें रखेंगे, तब देख लीजिए, या जो ऊष्मा बराबर I²RT में जब 4.2 जोड़ देंगे तो आपका यह हो जाएगा। जब धारा और प्रतिरोध दिया रहेगा तो आप ऊष्मा निकाल सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, सभी को हम एक साथ बता दे रहे हैं एक बार, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देख लीजिए, यहाँ H जो है क्या है? ऊष्मा है। H जो है ऊष्मा है। ऊष्मा H बराबर देख लीजिए कितना, 4 सूत्र है इसका। देख लीजिए, I डॉट मतलब V/I/T मतलब VIT/4.2। यहाँ दूसरा सूत्र देख लीजिए, H बराबर I²RT/4.2। यहाँ तीसरा देख लीजिए, H बराबर V²T/4.2R। यहाँ देख लीजिए, H बराबर W/4.2। यह देख लीजिए, एक बार इस प्रकार के से है यह VIT/4.2। फिर यही सूत्र है, H बराबर I²RT/4.2। इसी प्रकार से अलग अलग है, हम एक ही साथ सबको लिख चुके हैं। इस प्रकार हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, उस पर कुछ और आपको देखने को मिलेगा और बारीकी से समझने को मिलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रतिरोध का संयोजन किस किस प्रकार से किया जाता है उसे देख लीजिए। इस प्रकार के प्रयोगात्मक रूप से प्रतिरोधों का संयोजन निम्न प्रकार से किया जाता है। देख लीजिए, पहला क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वह किस प्रकार होता है? देख लीजिए, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों को समान धारा प्रभावित, मतलब जो जितना भी प्रतिरोध होगा उसमें समान धारा प्रभावित होता रहेगा। देख लीजिए, तथा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता, तथा पहला बिंदु ऋण प्लेट से और दूसरा बिंदु
धन प्लेट से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप समझ सकते हैं इसको सिंपल तरीके से। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा पहला बिंदु ऋण प्लेट से तथा दूसरा बिंदु धन प्लेट से जुड़ा होता है। इस प्रकार इसका तुल्य प्रतिरोध का आप सूत्र यहाँ देख सकते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि आपको तुल्य प्रतिरोध बोल दिया जाए तो आपको इसी सूत्र को लगाना है। यदि मान लीजिए आपका दे दिया 6 ओम तथा 4 ओम तथा 2 ओम, इसे आप कह दे इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे इसका, तब इस तरफ R बराबर लिख देंगे R1, जितना प्रतिरोध दिया उसको लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार लिख देंगे, इसका जोड़ देंगे 6 प्लस 4 प्लस 2। इस प्रकार आपका हो जाएगा 6 4 2 और 10, 6 4 10 10 2 12। इस प्रकार तुल्य प्रतिरोध R बराबर 12 हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही हो जाएगा, आपको फुल नंबर दे दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आपका गलत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार आई होप आप समझ चुके होंगे श्रेणी क्रम संयोजन। इसे यहाँ देख लीजिए दोस्तों, एक और न्यूमेरिकल आ गया। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता, मतलब जोड़ा जाता है, तब उस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए आ गया सवाल दिया है प्रतिरोध R1 बराबर कितना दिया 2 ओम तथा R2 बराबर 4 ओम दी गई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसको लिखना अनिवार्य है, हर न्यूमेरिकल में इसको लिखना अनिवार्य है जो कौन सा प्रतिरोध किस क्रम में संयोजित है। तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ देख लीजिए R बराबर R1 कितना दिया 2 ओम तथा R2 कितना दिया 4 ओम। इस प्रकार तुल्य प्रतिरोध R बराबर 6 ओम हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए अगला स्टेप क्या है आपका, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम इसको देख लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में। यहाँ देख लीजिए समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होते, जो प्रतिरोध के बीच, वहाँ देख लीजिए धारा समान था, प्रतिरोध के बीच धारा समान था, यहाँ देख लीजिए विभवांतर समान रहेगा, लेकिन धाराओं का मान अलग अलग होता है। जो धारा होगी इसमें अलग अलग होगी और उसमें विभवांतर एक समान था, यहाँ धारा अलग अलग होगी, वहाँ जो धारा था वो एक था। यहाँ देख लीजिए इसका अर्थात देख लीजिए यहाँ समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा सभी के दूसरे बिंदु से दूसरा बिंदु पर, मतलब पहला सिरा पहले बिंदु से और दूसरा सभी के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से तथा पहला सिरा ऋण प्लेट से तथा दूसरा सिरा धन प्लेट से जुड़ा होता है, उसी को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं समांतर क्रम संयोजन में देख सकते हैं एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ, सभी के पहले सिरे पहले बिंदु से सभी के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है तथा पहला सिरा जो है कि ऋण धन प्लेट से तथा दूसरा सिरा क्या है ऋण प्लस से जुड़ा हुआ है। यहाँ इसका तुल्य प्रतिरोध देख लीजिए 1/R1 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जिस प्रकार आप पिछला वाला न्यूमेरिकल किए हैं उसी प्रकार यहाँ कीजिएगा। बस यहाँ फर्क इतना है कि जो है बटा के नीचे यहाँ मान को रखना है, उसी प्रकार R1 लिखना है, R2 लिखना है, R3 और मान को यहाँ पुटअप कर देना, रख देना है। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, आपको फुल नंबर दे दिया जाएगा, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो, पूरा का फुल नंबर दे दिया जाएगा यदि आप इस प्रकार लिखते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। हमारे चैनल से बने रहिए, बस आपको 90% से ऊपर ही अचीव करेंगे आप यदि हमारे चैनल से बने रहेंगे, तो उससे ऊपर ही 90% से ऊपर ही आप जाएंगे, कम नहीं जाएंगे। 95 तक पूछ सकते हैं आप यदि हमारे चैनल से तैयारी करते हैं, तो आपको सभी विषयों का तैयारी कराया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इधर नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत चलती है लोकल एरिया में। आप वीडियो से बस बने रहिए लास्ट तक। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने से क्या क्या लाभ होंगे। देख लीजिए जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो कौन कौन से हमें लाभ होते हैं उसी को बताना है। यहाँ देख लीजिए विद्युत उपकरण को श्रेणी क्रम में जोड़कर बिना किसी क्षति के
कार्य लिया जा सकता है। जो विद्युत उपकरण होता है उसे श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं तो उससे हमारी कोई घाटा नहीं होती, क्षति नहीं पुगती है। यहाँ देख लीजिए, क्योंकि विद्युत परिपथ का विभवांतर श्रेणी क्रम में संयोजित सभी अवयवों में विभक्त हो जाता है, मतलब विभवांतर अलग अलग हो जाता है। इसमें जब श्रेणी क्रम में हम जब विभवान मतलब विद्युत छोड़ेंगे तो वह विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, जो कम विभवांतर पर कार्य करती है और वह कम विभवांतर पर काम करने लगती है। जैसे देख लीजिए, उदाहरण में सजावट के लिए प्रयोग किए आने में, जो सजावट किया जाता है उसमें प्रयोग लाने में बल्बों की समूह में बल्ब बहुत ही कम विभवांतर पर कार्य करने लगती है। जो सजावट वगैरह होती है वहाँ बल्ब अधिक से अधिक टांगा होता है, लेकिन वहाँ बल्ब कम ही विभवांतर पर जलने लगती है, अतः उन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता है। क्योंकि धाराओं में प्राय 220 वोल्ट में 240 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जो होती है। क्योंकि धाराओं में जो धारा होती है उसमें 220 वोल्ट से 240 वोल्ट इसके बीच में, इस 220 और 240 के बीच के वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इतना के बीच में विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है। यहाँ दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने से क्या क्या हानि। अगर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो हानि भी तो होगी, तो क्या क्या हानि होगी उसे देखिए, उसे जानना जरूरी है। श्रेणी क्रम में संयोजन में जुड़े उपकरणों में से यदि किसी एक उपकरण में खराबी, यदि कोई एक उपकरण खराबी होगी तो सभी उपकरण खराबी हो जाएगी। देख लीजिए, तो सभी उपकरण काम करना बंद कर देगी। मतलब कोई भी उपकरण, यदि आप एक बोर्ड है आपका, ठीक है, यहाँ पर आप लगाए हैं, कई बल्ब लगाए हैं, बल्ब लगा दिए हैं आप, या फिर वो प्लेट वाली बल्ब नहीं देखते हैं, प्लेट वाली बल्ब है मान लीजिए, इसमें यदि 2 बल्ब आपका ख़राब हो जाता है या फिर एक ही बल्ब ख़राब हो जाता है, सभी बंद हो जाते हैं, सभी जलना बंद हो जाते हैं बल्ब। वही बात यहाँ बताई गई है, क्योंकि विद्युत परिपथ टूट जाता है। और देखिए, यहाँ विद्युत परिपथ जो यह विद्युत प्रतिरोध होता है, यह जब यहाँ से टूट जाएगा दोस्तों तो कहाँ बल्ब जलेगा। यहाँ देख लीजिए, ऐसी स्थिति में खराब उपकरण को टूटना बहुत मुश्किल होता है। जूटना, यहाँ देख लीजिए, जूटना, ऐसी जो उपकरण होती है उसमें जो खराब उपकरण होती है उसमें जूटना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ देख लीजिए, दूसरा हानि, श्रेणी क्रम में जुड़े रहने के कारण उन्हें बंद या शुरू करने का एक ही स्विच होता है। मतलब जो श्रेणी क्रम होता है, मान लीजिए आपके घर में 7-8 बोर्ड होंगे, उसको बंद करने के लिए एक ही स्विच से आप पूरे घर को जला सकते हैं, बल्ब को जला सकते हैं, या फिर एक ही स्विच से पूरे घर के बल्ब को मतलब ऑफ कर सकते हैं। जिस कारण अवस्था अनुसार उपकरण को बंद या चालू नहीं किया जा सकता, मतलब उसको एक ही बटन, मतलब एक ही स्विच से उसको ऑन किया जा सकता है, एक ही स्विच से ऑफ किया जा सकता है। तो कई उसमें स्विच नहीं पाए जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है, यहाँ देख लीजिए, समांतर या इसको पार्श्व भी कहते हैं। देख लीजिए, आपके परीक्षा में आ जाए पार्श्व क्रम तो कंफ्यूज नहीं होना, समांतर क्रम कहिए या पार्श्व क्रम कहिए, दोनों एक ही है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर क्या लाभ होता है। जो समांतर क्रम में यदि हम प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो क्या लाभ होगा, यहाँ देख लीजिए। पहला, समांतर क्रम में संयोजित सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य करते हैं। जो सभी उपकरण होते हैं वो सब सुचारू रूप से, मतलब सक्षम होकर कार्य करते हैं बिना रुकावट, क्योंकि इसमें वोल्टेज विभक्त नहीं होते हैं, मतलब वोल्टेज कम नहीं होते हैं। यहाँ दूसरा देख लीजिए, विद्युत परिपथ में कुल प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े सभी उपकरणों का तुल्य प्रतिरोध होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देख लीजिए, दूसरा, समांतर क्रम में संयोजित करने पर क्या क्या हानियाँ, मतलब समांतर क्रम में भी संयोजित करते हैं तो क्या क्या हानियाँ होती है। जिन उपकरण को कार्य करने के लिए कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, मतलब जो कोई बल्ब है उसको कम ही आवश्यकता में वह जल जाएगी तो उस होती है, उन्हें समांतर क्रम में नहीं जोड़ा, मतलब वो उसका क्षमता कैपेसिटी जो है कम रहेगी तो उसको कहाँ समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, वो तो फ्यूज हो जाएगी। उसको जोड़ देंगे तो फ्यूज हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज अधिक होने पर वह खराब हो जाती है। देख लीजिए, वही बात है, फ्यूज हो जाती है, खराब हो जाती है या फिर जल जाती है।
जहाँ तक कि कोई दुर्घटना भी मतलब देख लीजिए उससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इस प्रकार आई होप आप समझ चुके होंगे। इस पेज को हम आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए दोस्तों, अपनी प्यारी सी कमेंट करना मतलब करते रहिए। लाइक भी कीजिए वीडियो पसंद आए तो। और आपको इस चैप्टर को बाकी से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें इस चैप्टर से आपको 10 या 15 नंबर अचीव करना है, लेना है, पक्का करना है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, दूसरा आन देख सकते हैं यहाँ पार्श्व क्रम या समांतर क्रम के में संयोजित करने पर। यहाँ देख लीजिए पार्श्व क्रम में संयोजन घर यदि घर के लिए उपयुक्त है तथा श्रेणी क्रम उपकरण कम वोल्टेज पर कार्य करने वाली उपकरणों के लिए उपयुक्त है। मतलब देख लीजिए पार्श्व क्रम में जो संयोजन किया जाता है वह घर के लिए लाभदायक होती है। यदि के लिए मतलब आदि के लिए मतलब घर आदि के लिए होती है, या जो पार्श्व क्रम होती है समांतर क्रम घर के लिए आवश्यक मतलब अच्छी होती है तथा उपयुक्त होती है। और श्रेणी क्रम जो होती है वो कम वोल्टेज के लिए उपयुक्त होती है। इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ देख लीजिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुपयोग मतलब प्रयोग होता है। देख लीजिए दोस्तों, विद्युत धारा की तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुपयोग के आधार पर उनके उपकरण उपयोग किए जाते हैं। मतलब उनके जो उपकरण होते हैं, भाग होते हैं, उसको उपयोग किए जाते हैं। यहाँ देख लीजिए विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री में से होता है प्रेस दोस्तों। विद्युत इस्त्री में से होता है जो हम इलेक्ट्रिक प्रेस देखते हैं जिससे कपड़ा वगैरह प्रेस करते हैं, उसी को इस्त्री बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ विद्युत तंदूर देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए विद्युत टोस्टर। यहाँ देख लीजिए विद्युत हीटर है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए विद्युत केतली आदि। इनमें से कुछ का वर्णन किया जाएगा अभी। यहाँ देख लीजिए विद्युत मोटर भी होता है, विद्युत जनरेटर भी होता है। विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर तो अक्सर परीक्षा में हर बार आता है, बोर्ड परीक्षा में तो अक्सर आता है हर बार। यहाँ देख लीजिए पहले विद्युत बल्ब को देख लीजिए। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जो उसमें प्रभाव होता है, यच होता है, उसी पे आधारित है। यहाँ देख लीजिए जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है, जो विद्युत बल्ब होता है उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसके तंतु में प्रवाहित किया जाता है, तो तंतु का प्रतिरोध अतः अधिक होने के कारण इसका तापमान 1500 सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड में हो जाता है। मतलब इसका बढ़ जाता है, जो सेंटीग्रेड क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। विद्युत बल्ब की संरचना कार्यविधि। यहाँ देख लीजिए संरचना और कार्यविधि विद्युत बल्ब का देख लीजिए। विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला होता है, जो कांच का खोखला गोला होता है विद्युत बल्ब, जिसके अंदर से वायु निकल कर निर्वात रखते हैं। बल्ब के ऊपरी भाग पर एक एल्युमिनियम की छोटी टोपी लगी होती है, जिसके दोनों ओर दो पिन लगे होते हैं। जो 2 पिन भी लगे होते हैं दोनों ओर, और छोटी सी बल्ब के दोनों तरफ एल्युमिनियम भी देख लीजिए। एल्युमिनियम भी एक लगा होता है। एल्युमिनियम की टोपी जो ऊपरी सिरा में होती है, ऊपरी भाग में होती है। यहाँ देख लीजिए टोपी के मुख्य को चपड़ा या लाक कहा जाता है। लाक से बंद कर दिया जाता है। मतलब जो टोपी होता है और मुख होता है उसको चपड़ा या लाक से बंद कर दिया जाता है। चपड़े के ऊपर जस्ते के 2 टाके लगे होते हैं। मतलब जो चपड़ा होता है उसके भी ऊपर 2 टाका लगा होता है, जिसका संबंध 2 मोटे तारों से होता है। ये तार एक कांच की नली के समान होकर इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे के स्पर्श न करें, मतलब एक दूसरे से छुआए नहीं, टच न करें। इनके आंतरिक मतलब होता है दोस्तों अंदर, सिरों के बीच टंगस्टन
का एक वार्षिक तार जुड़ा होता है जिसे तंतु कहते हैं, मतलब उसे तंतु कहते हैं। टंगस्टर का गलनांक अधिक उच्च 3400 होता है, 3400 होता है। देख लीजिए, तो जब तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जो तंतु होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ये सफ़ेद तत्व होकर सफ़ेद प्रकाश देने लगता है और वह सफ़ेद तत्व हो जाएगा और सफ़ेद प्रकाश होने लगता है। आई होप आप इस पेज को समझ चुके होंगे। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, उसमें विद्युत बल्ब की संरचना आपको मिलेगी देखने को, आप देख सकते हैं वहाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका विद्युत बल्ब की संरचना है। यहाँ देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला सिरा है यह क्या है, चपड़ा या लाख है। इसको ऊपर वाले सिरे को चपड़ा या लाख बोला जाता है। यहाँ देख लीजिए, जस्ते का दो टोपी या जो है यह जस्ते का दो टोपी है। यह इसको आप देख सकते हैं, यह वाला जो टोपी है यह जस्ते का है। ठीक है दोस्तों, यह पिन है, यह दोनों तरफ जो लगा है वह पिन है। यह जो बना है कुल वह एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम की टोपी है यह जो बना है। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यह तंतु है, इसी को तंतु कहते हैं। जो इस प्रकार होता है इसी को हम तंतु कहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, कांच की खोखला गोला, यह सब कांच की जो है क्या है, खोखला गोला है। यहाँ देख लीजिए, बल्ब में कौन कौन सी गैस भरी जाती है, इसको देख लीजिए, यह महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ हम इंक्लूड किए हैं, इसको उपस्थित किए हैं। यहाँ देख लीजिए, बल्ब में कौन कौन सी गैस भरी जाती है तो पूछा भी जाता है। यहाँ देख लीजिए, समांतर क्रम समार्ग वाले बल्बों के अंदर निर्वात उपस्थित होती है, मतलब निर्वात उपस्थित होती है, जबकि उच्च स्तर असमर्थ के बल्बों में निष्क्रिय गैस भरती है। निष्क्रिय गैस जैसे नॉटपिन आर्गन भरी जाती है। नाइट्रोजन है दोस्तों, यहाँ नॉटपिन नहीं है, नाइट्रोजन आर्गन भरी जाती है। यहाँ देख सकते हैं, विद्युत स्थिति देख लीजिए, मतलब विद्युत प्रेस क्या होती है उसी को बताया गया है। यहाँ देख लीजिए, यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, मतलब एच पे आधारित होती है, जिसमें नाइक्रोम है दोस्तों, नाइट्रोजन नहीं है, नाइक्रोम आर्गन है। नाइक्रोम 80% प्लस 20% नाइक्रोम के तापकर तार का उपयोग किया जाता है, मतलब यह तार का उपयोग किया जाता है। इसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे नाइट्रोजन रहेगा कि नाइक्रोम होगा, इसको हम देखकर बता देंगे। जहाँ तक हमारा संभावना है तो नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन कैसे होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, उसको एक बार सर्च मार लीजिएगा गूगल पर, विद्युत फ्यूज। ये देख लीजिए, कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाता है। जो कभी कभी घर में होता है बिजली का तार, वो आपस में ही मिल जाता है, तो परिपथ में लघुपथ हो जाता है, मतलब लघुपथ हो जाता है, उसमें मिलजुट हो जाता है, जिस कारण उपकरणों में धारा का मान बढ़ जाता है। तब वो जब आपस में मिल जाएगा तो मान लीजिए, इसमें एक धारा है, इसमें जाएगा तो दो धारा हो जाएगा, जब दोनों जुड़ेगा तो दो धारा हो जाएगा, तो धारा तो बढ़ेगा, वो तो बात ही है। इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और उसमें ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है कि उपकरणों के जल जाने का भय हो जाता है, और उपकरण जल जाते हैं, उसमें ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। परिपथ के इस दोष को दूर करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, मतलब इससे बचने के लिए जिस युक्ति का जिस तरीके का उपयोग किया जाता है, उसे विद्युत फ्यूज कहते हैं। मतलब विद्युत फ्यूज से इसे हम बच सकते हैं। विद्युत फ्यूज का तार लंब टीन और शीशे के मिश्र धातु से निर्मित होता है। फ्यूज का जो चीनी होता है वो बहुत ही महीन होता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। विद्युत फ्यूज से आप अपने घर को सेफ्टी में रख सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। विद्युत फ्यूज रखेंगे तो आपका कोई फायदा करता है, वो आपका
लाइट वगैरह मिला कर रखता है, बैलेंस मिला कर रखता है, वोल्टेज मिला कर रखता है, सब मिला कर रखता है, उससे अधिक खतरा नहीं होती है, खतरा की संभावना कम बनी होती है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा के सबसे छोटा मात्रक जूल होता है, मतलब सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसलिए घरेलू औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त ऊर्जा के मापन हेतु किलोवाट घंटा अथवा विद्युत बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे हम BTU कहते हैं, उसका भी प्रयोग करते हैं। यहाँ देख लीजिए, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। इसे आप समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, अतः किलोवाट घंटा कहिए या फिर यूनिटों की संख्या, यह बात बरोबर है। इसे कहिए चाहे इसे कहिए, किलोवाट घंटा कहिए या फिर यूनिटों की संख्या कहिए, इन दोनों को निकालने का फॉर्मूला होगा वाट गुणे घंटे बटे 1000। यहाँ देख लीजिए, या फिर इसको लगाइए या फिर इसको लगाएंगे तभी वही होगा। यह भी है किलोवाट घंटा या फिर यूनिटों की अथवा यूनिटों की संख्या। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी वो भी लगा देंगे वोल्ट। वोल्ट मतलब होता है वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे हॉर्स, मतलब घंटा, बटे 1000। यहाँ कर सकते हैं। दी दोनों की संख्याओं दी दिनों की संख्या दी गई होती है किलोवाट घंटा अथवा यूनिटों की संख्या वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000 होती है। इसको देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ नोट्स में कुछ देख लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह किस में पूछा जाता है? MCQ में पूछा जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब तो MCQ पैटर्न चेंज हो गया, आपका 20 मार्क्स का सिर्फ MCQ आ रहा है। यहाँ देख लीजिए, 1 किलोवाट घंटा में कितना होगा? 10 की घात 3 जूल होगा। 1 किलोवाट घंटा में कितना होगा? 10। देख लीजिए, आपके सामने एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको पढ़ेंगे और बारीकी से इसको सॉल्व करेंगे, सीरियल लाइन बाय लाइन, इसको स्टेप बाय स्टेप। देख लीजिए, यदि किसी परिपथ के सिरे के विभवांतर 10 वोल्ट हो, कितना हो? 10 वोल्ट हो, तथा तार क्या प्रतिरोध जो हो 20 ओम हो, कितना हो? 20 ओम हो है। यदि उस परिपथ के 5 सेकंड समय दे दिया दोस्तों, 5 सेकंड के लिए कोई धारा प्रवाहित हो रही है, जो 5 सेकंड के लिए, 5 समय के लिए, समय है 5 जो दिया है वो समय है, ध्यान दीजिएगा। तो उस परिपथ में लगने वाला व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। व्यय विद्युत ऊर्जा यानी कि जो खर्च हुई है, विद्युत ऊर्जा जो खर्च हुई है उसे गणना कीजिए, मतलब उसको ज्ञात करना है। तो व्यय विद्युत ऊर्जा को W से डिनोट करते हैं। यहाँ देख लीजिए दिया है, तो क्या क्या दिया है? तो पहले देख लीजिए, पहले विभवांतर दिया है 10 वोल्ट, विभवांतर दे दिया 10 वोल्ट। विभवांतर को V से दिखाते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध देख लीजिए, प्रतिरोध दे दिया आपका 20 ओम। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, इसका देख लीजिए 20 ओम। देखिए, ओम का चिन्ह ऐसे बना सकते हैं या फिर यहाँ ओम लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर होती है। यहाँ देख लीजिए, समय जो है, समय को T से दिखाते हैं। समय देख लीजिए, यहाँ 5 सेकंड दे दिया है। इस प्रकार हमको ज्ञात क्या करना है? व्यय ऊर्जा या विद्युत व्यय ऊर्जा कह सकते हैं, उसे W को हमें ज्ञात करना। क्या देख लीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, तो यहाँ देख लीजिए, आपके फार्मूला क्या दिया? V दिया, R दिया, T दिया, W ज्ञात करना है। तो यहाँ देख लीजिए, R V T में क्या संबंध होता है? जो R है, V या T, ये तीनों किस फार्मूले में पाए जाएंगे? तो यहाँ देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ। तो क्या था? R था, V था और T था। यहाँ देख लीजिए, R V और T की इस रूप में पाया जा रहा है, यानी कि W बराबर V² T बटे R। इसी सूत्र से वह हमको ज्ञात हो जाएगा व्यय ऊर्जा या व्यय विद्युत ऊर्जा। इसको अब सॉल्व करेंगे हम, देख सकते हैं आप। यहाँ हम लिख चुके हैं व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र, आपको बता चुके हैं। यहाँ देख लीजिए, V का स्क्वायर है, तो यहाँ देख लीजिए V विभवांतर 10 वोल्ट है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे यहाँ देख लीजिए समय जो है, समय आपका देख लीजिए कितना दिया है? T 5 सेकंड दिया, तो यहाँ 5 सेकंड लिख दीजिए। यहाँ देख लीजिए, प्रतिरोध दिया आपका 20 ओम, तो 20 यहाँ लिख दीजिए। और 10 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 10, इसका मतलब होगा जब किसी पे स्क्वायर रहता है तो उसका मतलब होता है 10 गुणे 10, मतलब उसी में गुणा 2 बार। तो उसी के प्रकार हो जाएगा। यहाँ 100 गुणे 5 है तो 5, यहाँ 20, तो इसको काट देंगे तो 20 के 20 और 20 पंजा 100।
यहाँ तब यहाँ 5 बज गया, 5 गुणे 5 करेंगे तो व्यय विद्युत ऊर्जा 25 जूल आ जाएगा। देख लीजिए इसका व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आप नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़े हैं, पीछे वाले पेज में आप पढ़े हैं। यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट होता है। जो उसको ले जाएंगे तो 1 वोल्ट वो भी रहेगा और इलेक्ट्रॉन भी 1 वोल्ट, विभवांतर भी 1 वोल्ट रहेगा और ये होगा एक ले जाने में भी उसका 1 वोल्ट होगा। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन भी 1 वोल्ट होगा और तो विभवांतर भी 1 वोल्ट, अर्थात इलेक्ट्रॉन और विभवांतर बराबर होगा। यहाँ देख लीजिए यह कार्य व ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह कार्य व मतलब जो कार्य और ऊर्जा होती है उसका सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे आप समझ चुके होंगे, आई होप आप समझ चुके होंगे। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर E.V मतलब इलेक्ट्रॉन गुणे विभवांतर होगा। यहाँ देख लीजिए जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हाँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होता है W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात देख लीजिए यहाँ विभवांतर 1 वोल्ट है तो W भी 1 वोल्ट होगा, विभवांतर 5 वोल्ट होगा तो W भी 5 वोल्ट होगा। यही यहाँ समझाने का कोशिश किया गया है। आई होप आप समझ चुके होंगे। यह बहुत ही सिंपल है, आप 2-3 बार देख लेंगे, 2 बार तो आपको समझ आ जाएगा।